तो चलिए हम क्लास 10th जीव विज्ञान को आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पे देखेंगे और उस टॉपिक का नाम है पोषण। लेकिन हम इस पे जाने से पहले कहीं ना कहीं क्लास 9th के ऊपर बात करेंगे कि क्लास 9th में हमने क्या पढ़ा था, क्योंकि जो क्लासेस है 9th में जो आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं उसका हायर वर्जन जो है आपको अगली क्लास में देखने को मिलेगा। तो 9th क्लास में हमने क्या देखा था? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा सर कि यदि हमें कुछ ही और मजबूत यदि बिल्डिंग बनानी है तो उसके लिए एक मजबूत आधार की आवश्यकता होती है। और कहीं ना कहीं वो जो मजबूत आधार है, यदि हम कक्षा 10वीं की बात करें, कक्षा 10वीं को यदि बिल्डिंग की तरह माने तो उसका जो आधार है वो कहीं ना कहीं कक्षा 9वीं होता है। और ऐसा केवल जीव विज्ञान के लिए ही नहीं, मेरे ख्याल से लगभग सभी आवश्यक होता है। तो यदि हम जीव विज्ञान का आधार कक्षा 9वीं में देखें तो वहां पर सबसे पहले हम लोगों ने जो है कोशिकाओं के बारे में पढ़ा। कोशिकाएं क्या होती है, संरचना क्या है, कितने प्रकार की होती है। फिर हमने ऊतकों के बारे में समझा था। और इसी तरीके से जो है यदि हमें कोशिका और ऊतकों के बारे में यदि अच्छे से पता है तो शायद अंगों के ऊपर बात करेंगे, अंगों के ऊपर हम आसानी से बात कर सकते हैं। तो मैं आपको यही कि हमने जो कोशिका देखी थी, ये कोशिका है और ये कोशिका सभी जीवों में पाई जाती है। मतलब कि बिना कोशिका के किसी भी जीव की कल्पना करना संभव नहीं है। मतलब कि आप अपने आसपास जितने भी जीव दिख रहे हो, मतलब जिसमें जीवन होता है, मतलब वो कोशिकाओं से ही मिलके बना होता है। चाहे वह आपकी आंखों से कोई जीव दिख रहा हो, वो यानी कि माइक्रोस्कोपिक, या जो एक विशालकाय जीव हो वो भी कोशिका से, मतलब सारे जीव कोशिका से। यह हो सकता है कि कोई जीव एक कोशिका से मिलकर बना होता है या कोई बहुकोशिका। शायद इसीलिए कोशिकाओं को रचनात्मक एवं संरचनात्मक इकाई बिल्कुल मतलब कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। संरचना इसलिए क्योंकि हमारे शरीर की संरचना कोशिका से होती है। क्रियात्मक का मतलब कि इस कोशिका में वो सारी क्रियाएं जो जीवन के लिए जरूरी है, वो सारी क्रियाएं जो है इस कोशिका में संपन्न होती है। तो हम वो कौन कौन सी क्रियाएं होती है, क्या होती है, सबसे पहले तो हम इस कोशिका को देखें कि इस कोशिका के क्रियाओं को संचालित करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी। जैसे ये कोशिका वृद्धि करेगी, मरम्मत हो गई, बिल्कुल। इसके बाद अगर देखा जाए तो इसमें विभाजन होगा, विभाजन भी होगा, है ना। तो ये सारी प्रक्रिया, विभाजन होगी, वृद्धि होगी, मरम्मत होगी, ये सबके लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी? मेरे ख्याल से यदि हम लोग बोल रहे हैं और आप लोग यदि देख या सुन पा रहे हैं तो इसमें भी कहीं ना कहीं ऊर्जा की ही आवश्यकता है। तो इसी तरीके से मेरे ख्याल से इन सारी प्रक्रियाओं के लिए भी किसकी आवश्यकता होगी? ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो अब आप समझिए कि कोई भी इस कोशिका और कोशिकाओं से निर्मित शरीर में यदि कोई भी क्रिया हो रही है या कोई भी एक्शन हो रहा है तो उसके लिए हमें फर्स्ट नीड होती है एनर्जी। मैं बोल रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, इन सब के लिए कहीं ना कहीं ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हम देखते हैं कि वो ऊर्जा हमें कहां से प्राप्त होती है। तो यही आज का मेन टॉपिक है क्लास 10th में, कि हमारे शरीर में ऊर्जा जो हम यूज करते हैं वो ऊर्जा हमें किस मोड से मिलती है, किस प्रकार से मिलती है और हम कैसे उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। वाओ मतलब जो ऊर्जा की अभी अभी हमने बात की, वो ऊर्जा कहीं ना कहीं हमें इस माध्यम से, मतलब कि पोषण के माध्यम से मिलती है। लेकिन क्वेश्चन ये कि पोषण होता क्या है? वो ऊर्जा तो बाद में मिले, लेकिन मुझे तो देखकर ही क्या ऊर्जा मिल रही है। तो ये पोषण के बाद हम इनको भी खाएंगे, आपको भी देंगे। सबसे पहले हम समझ ले कि पोषण होता क्या है, न्यूट्रिशन या पोषण। सीधी सी बात है कि जैविक प्रक्रियाओं के संचालन हमारे शरीर में। यहाँ एक प्रश्न कि ये जो जैविक प्रक्रिया है ये क्या है? हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं, जैसे श्वसन, उत्सर्जन, पोषण, ये सारी प्रक्रियाएं होती है। इनको हम कॉमनली या इनको सामूहिक रूप से हम क्या बोलते हैं? जैविक प्रक्रियाएं बोलते हैं। उसी जैविक प्रक्रियाओं में से एक प्रक्रिया पोषण। तो हमने यहां बात की कि जैविक प्रक्रियाओं के संचालन, वृद्धि, टूट फूट को रोकने,
आदि कार्यों के लिए जो जीवों में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, मतलब ये सारे कार्यों के लिए जो हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ही हम जो खाद्य पदार्थ जो आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं इनकी हमें जरूरत होती है, जो पोषण क्रिया से जीव प्राप्त करते हैं। मतलब ये एक प्रक्रिया है जो जिसके कि हमें इस भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी मुझे कुछ भी करना हो जीवन में, अल्टीमेटली मुझे पोषण बिल्कुल की ही आवश्यकता है। बिल्कुल यानी जो बेस है, जो आधार है, वह कहीं ना कहीं पोषण ही। भाई हम खाने के लिए जीते हैं या कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली पोषण तो सभी में होगा। कुछ बोलते हैं कि भाई कुछ खाने के बड़े शौकीन होते हैं, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं यार थोड़े से भी काम चल जाए, लेकिन अल्टीमेटली उनमें एनर्जी जो है एक ही मोड है, और वो है उनको कहीं ना कहीं ये पोषण पदार्थों को लेना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे पोषण पदार्थों में आपको कई सारे आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पे कुछ आपको वेजिटेबल्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ ग्रेन्स दिखाई दे रहे हैं, मतलब अनाज दिखाई दे रही है, फूल फ्रूट्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ अनाज है, यहाँ पे ये शायद देखने से तो मछली है, मीट है, इस तरीके से फ्रूट भी है, बिल्कुल है ना। तो ये सारे पोषण पदार्थ जो है, और इन पोषक पदार्थों से लेने से या इनको हम ग्रहण जब करते हैं, और वो ग्रहण करने की भी हम एक बात करेंगे कि वो ग्रहण हम कैसे करते हैं, क्या मोड होते हैं हमारे लिए, लेकिन अल्टीमेटली इन चीज़ों से ही या इन पदार्थों को या इन भोज्य पदार्थ, ये वास्तव में देखा जाए तो ये क्या है, हमारे भोज्य पदार्थ, और इन भोज्य पदार्थों से ही हमारे शरीर में जो आवश्यक पोषक पदार्थ होते हैं उन प्राप्त होते हैं। तो हमारे आवश्यक पोषक पदार्थ हमें इन्हीं से मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट, बिल्कुल सही है, हाँ सही है, जो कि एक हमारा बहुत महत्वपूर्ण पोषक पदार्थ है, और जो ऊर्जा जो है उसका कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, बहुत ही संक्षिप्त में आप बताएंगे। कार्बोहाइड्रेट वास्तव में एक ऊर्जा प्रोड्यूस करने के लिए, मतलब कि हमारे शरीर में ऊर्जा का जो मुख्य जो स्रोत है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट। मतलब हमें कार्बोहाइड्रेट को अगर लेना है तो कार्बोहाइड्रेट हमें वैसे तो सभी में रहता है, लेकिन जो अनाज होते हैं उन अनाजों में इनकी मात्रा कुछ ज़्यादा होती है। दूसरी चीज हमारे वसा, वसा जिसे हम लोग फैट या शायद लिपिड भी कहते हैं। खासकर जैसे कहते हैं कि ज्यादा वसा युक्त हमें भोजन नहीं करना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कम वसा हो ऐसा पोषण हमें लेना चाहिए। ये भी अगर ऊर्जा के लिए देखा जाए तो वसा से भी हमें ऊर्जा मिलती है। और तीसरा है प्रोटीन, है ना। तो यहाँ पे प्रोटीन जैसे मैं जानता हूँ कि यदि मैं कहूँ तो यहाँ पर मुझे प्रोटीन के जो मुख्य स्रोत में शायद दालें और ये जो मीट फिश जो है, यह जो है इनमें शायद प्रोटीन ज्यादा होती है। बिल्कुल। इसके अलावा विटामिन्स, जी हाँ, खनिज लवण, जी, यानी यदि हम यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर हमें इन 5 चीजों की आवश्यकता है। बिल्कुल। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन्स और खनिज लवण, है ना। यानी ये यदि 5 रहे तो हमारी मुट्ठी बंधी हुई रहेगी और हम मजबूत रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कि ये जो हमारे मुख्य पोषक पदार्थ है, और ये सारे पोषक पदार्थ हमें कहीं ना कहीं इन जो आपके सामने जो भोज्य पदार्थ रखे हैं या जो हमारा फूड है, इनसे हमें कहीं ना कहीं ये किसी में कम किसी में ज़्यादा ये चीज़ें हो सकती है, लेकिन इसलिए हमें सभी बोलते हैं कि संतुलित मात्रा में भोजन लेने चाहिए, जिससे कि हमें सारे न्यूट्रिएंट्स जो कि हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाए। जल की एक संतुलित मात्रा होना भी हमारे लिए जरूरी है। अब यदि हम इसके सोर्स की बात करें, यदि यह हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, यदि हम अब उस तरफ यदि बढ़े तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से हम पोषण के जो क्या विधियां, हम पोषण के विधियों की तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं। वाह, पोषण की विधियां। अगर हमने यहाँ पे बात की कि ये जो आपने सारे फूड देखे वो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो सभी जीव जिनको हम जीव कह सकते हैं, चाहे वह पेड़ पौधे हो, चाहे वह जंतु हो, चाहे हम और आप हो, सभी के लिए अगर देखा जाए तो पोषण की विधियां क्या होती है, हम पोषण किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। सबसे पहले कि पोषण की 2 विधियां होती है, एक स्वपोषी
और एक होती है परपोषी। ठीक, स्वपोषी विधि क्या होती है? स्वपोषी विधि का मतलब है कि ऐसे जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, उन जीवों को हम स्वपोषी के कैटेगरी में या स्वपोषी के इसमें रखते हैं। अच्छा, यहाँ पे बताइए, कभी कभी मैं खाना खुद बना लेता हूँ तो क्या मैं स्वपोषी कहलाऊंगा क्या? नहीं, वो तो आप बना रहे हो, कुक कर रहे हो, पका रहे हो। अच्छा, सिंथेसिस, और यहाँ पे जो सिंथेसिस या संश्लेषण हो रहा है, यहाँ पे भोजन का संश्लेषण हो रहा है, यहाँ पे इस भोजन को आप पकाते हैं। यहाँ से जो निर्मित होता है कि मैं खाना बना लेता हूँ तो यहाँ पर इसका यह मतलब नहीं है कि आप स्वपोषी, यानी खाना बनाना और पकाना अलग अलग है। बिल्कुल, बनाने वाले को स्वपोषी कहते हैं। ये क्षमता तो कुदरत ने, प्रकृति ने सिर्फ और सिर्फ ऐसे जीवों को दिया है जिनमें की प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रियाएं होती है। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण। अब ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रियाएं जिन जीवों में संपन्न हो सकती है, सिर्फ वही जीव अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर सकते हैं। और पता है कि ये प्रक्रिया जो हमारे आसपास आपको हरे पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, वह हरे पेड़ पौधों में बखूबी ये प्रक्रियाएं होती है। वैसे कुछ जीवों में भी बात की थी कि कुछ युगलिना या कुछ ऐसे जिनमें क्लोरोफिल, साइनोबैक्टीरिया वगैरह या जो एल्गी वगैरह, उनमें भी कुछ क्लोरोफिल पाया जाता है, क्योंकि इसके लिए वास्तव में प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत जरूरी जो होता है वो होता है क्लोरोफिल। अच्छा, अब क्लोरोफिल अगर नहीं है तो वहां पे प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। और क्लोरोफिल जो है कुछ जंतुओं में, लेकिन बहुत कम, जैसे उंगलियों पे हम गिना सकते हैं, लेकिन प्लांट में सभी में। अच्छा, मतलब कि जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं वह खुद, मतलब वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने योग्य जो होते हैं, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, वह प्रकाश संश्लेषण करते हैं और इसके माध्यम से वह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसीलिए उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वपोषी। एक छोटी सी हम डेफिनेशन ये ले सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण हरे पेड़ पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, क्योंकि इसमें सूर्य प्रकाश भी इतना ही जरूरी है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड, जड़ के द्वारा पानी, और जो पत्ती में क्लोरोफिल पाया जाता है, इसकी सहायता से अपने भोजन का निर्माण यह स्वयं करते हैं। उस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं, और इस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होने के कारण ही इनको हम स्वपोषी के कैटेगरी में रखते हैं। तो मतलब हमें यहाँ क्या क्या जरूरत पड़ी? प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें एक तो क्लोरोफिल, हमने बात की कि जो सूर्य प्रकाश है उसकी आवश्यकता है, इसके अलावा वायुमंडल से हमें कार्बन डाइऑक्साइड की, और जल पृथ्वी मतलब मिट्टी, जड़ों के द्वारा जल ग्रहण करके। तो इन सारे रॉ मटेरियल बोलना है, वेस्ट रॉ मटेरियल हमारे लिए सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल, यानी इन चार चीजों के माध्यम से ही हम मतलब पेड़ पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण करते हैं, और इसीलिए इनको ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये फिर परपोषण या परपोषी क्या है? परपोषी ऐसे जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर सकते, उन जीवों को हम क्या बोलते हैं? परपोषी। पर का मतलब होता है दूसरों पर निर्भर जीव। अब ये तो इन्होंने अपने भोजन को खुद बना लिया, लेकिन ये भोजन बनाते जरूर है, लेकिन बेचारे इसका उपयोग खुद थोड़ा ही करते हैं, लेकिन ये दूसरों के लिए बनाते हैं। मतलब आपने देखा होगा कि आप फल फ्रूट जो लेते हो, ये जो है परोपकार कर रहे हैं। परोपकार कर रहे हैं, बिल्कुल। अगर ये परोपकार ना करे तो सारी दुनिया के जीव जो है वह भूखे रह जाएंगे। मतलब ये भोजन बनाते हैं, कुछ मात्रा में अपने लिए रखते हैं, लेकिन इसका हम इन के द्वारा निर्मित भोजन को हम लेते हैं, और ऐसे जीव जो इनसे भोजन लेते हैं वो परपोषी की श्रेणी में आते हैं। यानी लेकिन यहाँ पर यह जो शेर है, मतलब जो बाघ है, शेर नहीं कहना चाहिए, बाघ है। यह बाघ तो डायरेक्ट जो है, बाघ जो है वह सीधे तौर पर तो पेड़ों को नहीं खा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या इसे भी हम परपोषी ही कहेंगे? हाँ, परपोषी कहेंगे, लेकिन परपोषी में भी कैटेगरी होती है। अच्छा, कुछ डायरेक्ट इनसे जो भोजन लेते हैं उनको हम
शाकाहारी कहते हैं। यानी जैसे ये सीधा, हाँ, ये सीधा इनसे लेते हैं, इसलिए हम इनको शाकाहारी कहते हैं। तो ये बाघ जो है यह प्रत्यक्ष रूप से इन पे या इस ऑटोट्रॉफ से या पेड़ पौधों पे यह डायरेक्ट रूप से यह भोजन ग्रहण नहीं करता, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से करता है, इसलिए इनको हम परपोषी में ही रखेंगे। तो कहने का मतलब है कि पहले शाकाहारी, और शाकाहारी जीवों को जो खाते हैं वो मांसाहारी। मतलब यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि बहुत ही संक्षिप्त में भी हम कहें तो वह जीव जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकते हैं वह स्वपोषी है। बिल्कुल। और यह जो गुण है वह केवल और केवल पेड़ पौधों और कुछ सूक्ष्म जीवाणु जैसे एल्गी वगैरह बिल्कुल कुछ सूक्ष्म जीवाणु में पाया जाता है। और यह क्यों कर पाते हैं? क्योंकि उनके पास में क्लोरोफिल होता है। और इनके अलावा जितने भी जीव है वह या तो प्रत्यक्ष यानी सीधे या अप्रत्यक्ष, यानी यह इसको खाकर जिंदा रह रहा है। पेड़ पौधे तो नहीं खा रहा है, लेकिन इसको खाकर जिंदा रह रहा है। तो इस तरीके के पोषण जिसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम पेड़ पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें हम लोग परपोषण या ऐसे जीवों को क्या कहेंगे? परपोषी जीव। तो इसका मतलब ये कि आप और मैं या हम आप जितने भी हम ह्यूमन बीइंग है, हम सब क्या है? परपोषी। बस ये हो सकता है कि एक यहाँ पे हमने जैसे यहाँ पे इनको बोला शाकाहारी, ये एकदम सर्वोच्च मांसाहारी। लेकिन कुछ जीव ऐसे जैसे कि हम और आप, जैसे आपकी हैबिट कुछ हो सकती है, मेरी हैबिट हो सकती है कि मैं शाकाहारी हूँ, कुछ लोग मांसाहारी होते हैं। तो उनमें भी मतलब कि कुछ लोग प्रत्यक्ष इनसे और कुछ इनसे, मतलब जो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों का भोजन करते हैं वो होते हैं सर्वाहारी। तो जो मनुष्य या जो मानव है उनको हम जनरली सर्वाहारी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वह और भी बहुत सारे जीव है, वो आप खुद ही देखोगे कि बस इतना याद रखिए कि जो शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं तो वो सर्वाहारी। तो इस तरीके से यहाँ पर अभी हम लोगों ने पोषण की दो मुख्य विधियों के बारे में हमने समझा है। और आइए अब हम लोग देखते हैं कि जो मानव है, बिल्कुल, जब हम मानव सर्वाहारी है तो कहीं ना कहीं उस सभी प्रकार के भोजन को ग्रहण करने, पचाने, उसका इस्तेमाल करने की क्षमता के लिए हमारे शरीर में कोई ना कोई विशेष संरचना भी होती है। बिल्कुल, अंग होते होंगे। बिल्कुल। और उन्हीं संरचना या अंगों को शायद हम लोग मानव पाचन तंत्र कहते हैं। तो बिल्कुल, देखिए हमने पहले बात की थी कि हमारे शरीर में, जैसे हमने 9th में कोशिका पढ़ी, कोशिका से हमने ऊतक पढ़ा, और ऊतक के बाद हम अंग पढ़ेंगे, और अंगों के बाद भी एक पूरा एक तंत्र बनता है। मतलब कि यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो पाचन हमारा एक तंत्र है, यह कई अंगों से मिलके बना है, और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? अंग तंत्र। अंग तंत्र में भी कौन सा तंत्र? एक पाचन तंत्र। क्यों? क्योंकि यह काम पाचन का कर रहा है। मतलब ये अंग मिलके, सारे अंग मिलके एक प्रक्रिया जिसको कि हम पाचन प्रक्रिया कहते हैं, इस प्रक्रिया को संपन्न करते हैं, इसलिए हम इसको पाचन तंत्र कहते हैं। क्योंकि ये मानव का है, इसलिए हमने मानव पाचन तंत्र कहते हैं।